बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं सेल साइकिल के, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल को डिफ़ाइन करेंगे। द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंज विच इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अब आप देखें कि इसमें तीन बातें ज़िक्र की गई हैं। एक ग्रोथ कि सेल की साइज़ यानी बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन का मतलब एक कॉपी बनना डीएनए की। उसके अलावा सेल डिवाइड होगा। पहले एक सेल है तो वो डिवाइड होके उससे दो सेल बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी साइज़ में इजाफा होता है, कैसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होती है और सेल की डिवीज़न कैसे होती है। तो सेल को असल में हम दो फेजेज़ में तकसीम करते हैं, एक है इंटरफेज़ और दूसरा मेटोटिक फेज़। तो इंटरफेज़ को हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी कहते हैं, मिसलीडिंगली हम इसको नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं। एक्चुअली ये डिवाइडिंग फेज़ है, लेकिन वो नॉन अपेरेंट डिवीज़न है। उसकी जो डिवीज़न है वो दिखाई नहीं देती, बहरहाल डिवीज़न होती है, इसमें भी डिवीज़न होती है। और दूसरा है मेटोटिक फेज़, और इसको हम डिवाइडिंग फेज़ के नाम से जानते हैं बिकॉज़ इसमें डिवीज़न होती है और दिखाई भी देती है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख भी सकते हैं कि किस तरह एक सेल डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा छोटी सी एक ड्राइंग बनाई है इसकी, जिससे थोड़ा क्लियर होगा कि सेल कैसे डिवाइड होगी। इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है और ये जब डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल में, इसको हम क्या कहते हैं, टू डॉटर सेल्स में एक सेल डिवाइड हो गई। अब इस सेल का डॉटर सेल में डिवाइड होना, इसको हम कहते हैं डिवीज़न फेज़ या मेटोटिक फेज़, जिसका जिक्र हमने ऊपर कर लिया है। तो ये है डिवीज़न फेज़। अब डिवीज़न फेज़ की भी मज़ीद किस्में हैं डिवाइडिंग फेज़ की, वो हम आगे आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से फेज़ हैं। उसके बाद ये जो सेल है और ये सेल, ये दो डॉटर सेल है ना, तो ये सेल इंटरफेज़ के ज़रिए गुज़र कर, यानी नॉन डिवाइडिंग फेज़ के ज़रिए गुज़र कर वो दोबारा एक पेरेंट सेल की हैसियत अख्तियार करते हैं, और दोबारा से वो फिर एक मेटोटिक डिवीज़न में, यानी कि उसकी डिवीज़न होगी और वो फिर मज़ीद दो सेल में डिवाइड होगा, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज़ की, नॉन डिवाइडिंग फेज़। और यहाँ से इस सेल का दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं डिवाइडिंग फेज़, डिवीज़न फेज़, या इसको मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें, एक ड्राइंग बनाई है हमने इसकी डायग्राम। तो देखें इसको, ये जो पोर्शन है इसको हम डिवीज़न फेज़ या मेटोटिक फेज़ कहते हैं ना। तो डिवीज़न फेज़ को मज़ीद हम तकसीम करते हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ में। अब इनको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से प्रोसेस अकर होते हैं इन प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ में। उसके बाद यहाँ पर आता है मेटोटिक फेज़ के फ़ौरन बाद यहाँ पर आता है, इसको हम कहते हैं G1 फेज़, और एक्चुअली इसको हम पोस्ट मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं बिकॉज़ वो मेटोटिक फेज़ के बाद आ रहा है, इसीलिए हम इसको पोस्ट मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं। तो G1 फेज़ के बाद एस फेज़ है, और एस फेज़ के बाद G2 फेज़ है, और G2 फेज़ को हम प्री मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं बिकॉज़ मेटोटिक फेज़ से पहले G2 फेज़ आ रहा है, जिसको हम मेटोटिक फेज़, प्री मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़, यानी कि इंटरफेज़ के जो ये चार फेजेज़ हैं, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़, और एक G0 फेज़ कभी कभी कुछ सेल में होता है। हम जानेंगे कि इनमें क्या क्या प्रोसीजर अकर होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मेटोटिक फेज़ के बारे में, यानी कि G1 फेज़, जिसको हम पोस्ट मेटोटिक फेज़ भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जी से मुराद गैप 1 फेज़ में क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज। अब देखिए यहाँ से पेरेंट सेल से एक जब डॉटर सेल बनते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। अब सबसे पहले यहाँ पर होगी एस फेज़, G1 फेज़। अब यहाँ पर क्या होना है, इसकी साइज़ में इजाफा होना है।
पहले तो ये बहुत छोटा सा है, एक डॉटर सेल है, बिकॉज एक ही सेल डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ सबसे पहले इसकी साइज़ में इजाफा होगा। और क्या और देखते हैं G1 फेज़ में क्या क्या अकर होता है, स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसिस। और यहाँ पर इस जब सेल की साइज़ में इजाफा होगा तो कुछ एंजाइम भी बनेंगे जो आगे हमें डीएनए सेल की रेप्लिकेशन में काम आएंगे, या उसके अंदर जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन में काम आएंगे, तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम भी बनेंगे। और तीसरा फंक्शन G1 फेज़ में क्या होता है, डीएनए बेस यूनिट्स एक्युमुलेटेड। यहाँ पर डीएनए के जो बेस यूनिट्स हैं वो बनेंगे, और असल में ये बेस यूनिट्स बनते G1 फेज़ में हैं, और ये बेस यूनिट आपस में मिलकर जो डीएनए बनाते हैं कंप्लीट, वो एस फेज़ में बनाते हैं। उसको हम आगे चलकर एस फेज़ में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे डीएनए में बेस यूनिट्स इकट्ठे होकर एक डीएनए बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर G0 फेज़ इसको हम कहते हैं। ये हर सेल में नहीं होता, ये कुछ कुछ सेल में और कभी कभी होता है G0 फेज़, वरना सेल साइकिल के जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ में सिर्फ 3 फेजेज़ आते हैं, G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। ये G0 फेज़ कभी कभी और कुछ कुछ सेल में ये होता है। तो यहाँ पर असल में क्या होता है कि जब सेल G0 फेज़ में एंटर कर जाता है तो उसकी डिवीज़न रुक जाती है, उस ड्यूरेशन में वो डिवाइड नहीं करता और वो डिवाइड करना स्टॉप करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मेटाटिक सेल कैन एग्जिट द सेल डिवीजन ड्यूरिंग G0 फेज़। इसको हम पोस्ट मेटाटिक फेज़ कहते हैं। तो ये एग्जिट करता है सेल डिवीजन को G0 फेज़ में एंटर होकर। जब G0 फेज़ में एंटर होगा तब उसकी डिवीज़न स्टॉप हो जाएगी, उसकी डिवीज़न नहीं हो पाएगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, असल में कुछ सेल यहाँ पर एक वीक, 1 डे, 2 डे अप टू सो ऑन मुख्तलिफ उनके ड्यूरेशन होता है G0 फेज़ में ठहरने के लिए। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जैसे नर्व सेल और सेल ऑफ आइलैंड्स, ये ऐसे सेल हैं कि अगर एक मरतबा वो G0 फेज़ में एंटर कर जाएं तो दोबारा वो एस फेज़ में नहीं जा सकते। अगर एस फेज़ में नहीं जा सकते तो G2 फेज़ में नहीं जा सकते, और ये उनकी डिवीज़न यानी कि रुक जाती है। लिहाजा कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जैसे उनके अगर नर्व डैमेज हो जाएं, जैसे कुछ लोगों की जो लोअर लिम्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, तो वो ड्यू टू इन्हीं नर्व की वजह से है। इन्हीं नर्व सेल्स अगर एक मरतबा डैमेज हो गए तो वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके लोअर लिम्स, कभी कभी अपर लिम्स काम करना छोड़ देते हैं, तो वो इन्हीं सेल्स की वजह से है। उसके बाद एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। असल में हमने G1 फेज़ में ज़िक्र किया था कि डीएनए बेस यूनिट्स यहाँ पर बनते हैं, और वही डीएनए बेस यूनिट्स मिलकर यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि डीएनए को यहाँ पर डीएनए बनता है एस फेज़ में। और यहाँ पर जब डीएनए बनता है तो क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो जाते हैं। अब डीएनए कैसे बनता है, क्रोमोसोम्स नंबर कैसे डबल हो जाते हैं, ये आगे चलकर हम तफसील से भी इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद G2 फेज़ है। G2 फेज़ अगर यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो इस एरिया को G2 फेज़ कहते हैं, यानी कि डिवाइडिंग फेज़ से थोड़ा सा पहले जो फेज़, यानी कि प्री मेटाटिक फेज़ को G2 फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है प्री मेटाटिक फेज़। यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट। अब G2 फेज़ में एनर्जी बनती है, जो मेटाटिक डिवीज़न है वहाँ पर जो हमारे पास प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़, इस दौरानिए में क्रोमोसोम्स मूवमेंट करते रहते हैं सेल के अंदर। उनकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो G2 फेज़ में बनता है। उसके बाद मेटाटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, लाइक यहाँ पर मैं आपको एक्टिन और मायोसिन की एग्जांपल दे दूं। एक्टिन और मायोसिन की प्रोटीन की प्रोडक्शन भी यहाँ होती है, जो सेल के उस आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। उसके अलावा मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट सिंथेसिस यहाँ पर होती है। मैक्रोट्यूब्यूल्स असल में क्या करते हैं, जब हम मेटाफेज़ में आते हैं तो हमारे जो मैक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर जिनको हम कहते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना दूँ, यहाँ से मैक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के सेंटर पर जाकर
मिल जाते हैं और ये यहाँ पर ये इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और उनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? मैक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट सिंथेसिस G2 फेज़ में उनकी प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा लेंथ ऑफ फेजेस कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, ये मुख्तलिफ सेल्स का ड्यूरेशन मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन सेल का देखें, ह्यूमन सेल का तो यहाँ सबसे पहले मेटाटिक फेज़ है, उसके लिए 30 मिनट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेटाटिक फेज़ यानी डिवाइडिंग फेज़, जिसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ सारे आ जाते हैं, उसके लिए 30 मिनट है। उसके बाद इंटरफेज़ का सबसे जो पहला फेज़ है वो है G1 फेज़, और G1 फेज़ के लिए 9 हावर्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद इंटरफेज़ का जो दूसरा फेज़ है वो S फेज़, इसके लिए हमें 10 हावर्स रिक्वायर्ड है। और G2 फेज़ के लिए हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4.5 हावर्स रिक्वायर्ड हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।